नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैचीधाम मेले की सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नैनीताल पुलिस के द्वारा डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान एसएसपी नैनीताल ने आम जनता, श्रद्धालु और सैलानियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस ट्रैफिक प्लान का पालन करें और जिससे परेशानियों से बचने में उन्हें मदद मिलेगी। साथ ही साथ नैनीताल सब ने यह भी बताया है कि 14 और 15 जून को कैचीधाम मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसलिए नैनीताल पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जिसमें 14 से 15 जून को नैनीताल व कैचीधाम में किसी भी प्रकार से टू व्हीलर को चलने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त कैचीधाम के लिए शुल्क सेवा के साथ साथ कई तमाम तरीके के जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं, जिसमें सभी लोग शटल सेवा का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही कैचीधाम से कैचीधाम या फिर कैचीधाम के लिए दूसरे मार्गों से आने वाले प्राइवेट वाहनों को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। 15 जून को जो कैची मेला होने वाला है, उसके मद्देनजर नैनीताल पुलिस के द्वारा एक ट्रैवल प्लान जारी किया गया है, जिसमें कुछ शटल सर्विसेज की जो संचालन के बारे में बताया गया, पार्किंग्स के बारे में बताया गया। इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान है, उसको भी हम लोगों ने जारी किया। तो जो श्रद्धालु कैचीधाम आना चाहते हैं या पहाड़ की यात्राएं करना चाहते हैं, वो नैनीताल जिले में आने से पूर्व जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसको ठीक से देख लीजिए। ऐसे जितने भी टूरिस्ट हैं जिनको कैंची के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, रानीखेत या पिथौरागढ़ की तरफ जाना है, वो भीमताल से ही डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और भीमताल से खुटानी, पदमपुरी होते हुए उनको पहाड़ की यात्राएं करनी है। इसके अलावा जो कैचीधाम के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शटल सर्विसेज से हम कैचीधाम लेके जाएंगे, वहां से वो वापस शटल में पार्किंग एरिया में छोड़े जाएंगे। नैनीताल जो टूरिस्ट आ रहा है, उस नैनीताल वाले टूरिस्ट को नैनीताल से शटल सर्विसेज लेनी है और वापस नैनीताल तक उनको शटल से ही छोड़ा जाएगा। कोई भी प्राइवेट व्हीकल नैनीताल से 14 और 15 तारीख को कैचीधाम के लिए अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ जिन लोगों की 14 या 15 तारीख को ट्रेन या फ्लाइट्स हैं, वो लोग भी अपनी यात्राएं इस हिसाब से प्लान करें कि डाइवर्जन प्लान आप पहले देखिए और उसी हिसाब से आप एक सेफ टाइम लेके चलिए, क्योंकि पहाड़ से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी खुटानी, पदमपुरी, भीमताल वाला रास्ता डाइवर्ट करने के बाद में बताया गया है। तो उसी रास्ते से उनको यात्राएं करनी है, तो आप समय से निकलें ताकि अपने फ्लाइटें और आप ट्रेन पकड़ पाएं। इसके साथ जितने बाइकर्स नैनीताल आने वाले हैं या कैचीधाम की तरफ आने वाले हैं, हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि 14 और 15 तारीख को सभी प्रकार के टू व्हीलर वाहन नैनीताल जनपद में प्रतिबंधित किए गए हैं। आप टू व्हीलर से ना नैनीताल आ सकते हैं, ना ही कैचीधाम जा सकते हैं। स्थानीय जो निवासी हैं, वो स्थानीय काम से अगर इधर उधर जाते हैं तो अपना आई कार्ड अपने साथ में रखें। कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य से इधर उधर टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो वो भी अपना आई कार्ड साथ में रखें ताकि उनको अलाउ किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला है। आपको बताते चले कि अचानक घने बादलों से आसमान घिर गया। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने के साथ साथ आपको बताते चले कि बदले मौसम से चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं तापमान में जबरदस्त गिरावट से हल्की ठंडक का एहसास भी हो रहा है। तो साथ ही साथ बारिश ने हरिद्वार पहुंचे यात्रियों को भी राहत दी है। तो वहीं कई दिनों से बूंदों का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हरिद्वार जिले के रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की है। आपको बताते चले कि छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 4 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है। स्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। बताया गया है कि स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि पकड़ी गई महिलाओं में स्पा सेंटर संचालक के मंगेतर भी शामिल हैं।
तो ये आपको बताते चले कि रुड़की में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर इस्पात सेंटर पर जो है बड़ी छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें कि इस्पात सेंटर में अवैध देह व्यापार चल रहा था और जहां पर मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कई तरीके की आपत्तिजनक सामग्रियों को भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि इस मामले में 4 युवतियों समेत एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस लगातार इस मामले पर सघन जांच कर रही है। तो रुड़की का यह मामला है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 युवतियों समेत एक युवक को हिरासत में ले लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी, जहां पर अवैध देह व्यापार की सूचना पुलिस को मिली थी और जिसके बाद यह छापेमारी की गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान 4 महिलाओं समेत एक युवक को हिरासत में लिया गया है और जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि संबंधित धाराओं में शिकायत को दर्ज करते हुए इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ मिले सामग्रियों से भी कई तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इस मामले में अभी तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर कितने समय से इस तरीके से अवैध व्यापार चल रहा था। अब खबर देहरादून से है, जहां पर जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट भेजा गया। आपको बताते चले कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मामले की जांच कराने के साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल तक पहुंचाने वाले समन्वयकों पर भी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खबर का पूर्ण रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि वह एक्सपायर डेट के सप्लीमेंट को नष्ट कर दे और जिसके तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना के तहत स्कूलों में डाटा मंगवाया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि सप्लीमेंट को स्कूलों तक पहुंचाने वाले एनजीओ को भी यह हिदायत दी गई है कि कृपया 1 महीने पूर्व की तारीख के सभी सप्लीमेंट जो है वो नष्ट कर दिए जाएं। बहुत कम स्कूल थे सर जहाँ से हुआ कि या तो स्कूल बंद रहा होगा उस डेट को, जो भी तो एक वैसे प्रॉपर अभी ये भी मत नहीं सर स्कूलों में है कि खाली अभी इसको देखना पड़ेगा सत्यापन रिपोर्ट की स्कूलों में बैलेंस था कि नहीं, क्योंकि हमें किसी विद्यालय से ये नहीं मिला सर कि हमारे पास एक्सपायर बचा हुआ है और हम पिलाए हैं, ऐसा किसी और ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं है। तो एक तो जो अभी आप मैंने अपने महानिदेशक महोदय को पत्र भेज दिया है, इसकी जो रिपोर्ट आज प्रकाशित हुई है इसमें आख्या भी आपको भी दिखा दूंगा कि हमने साफ लिख दिया सर कि एक तो उसको जो हमारी सप्लाई जो एजेंसी है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 1 माह पूर्व कम से कम इस सामग्री को विद्यालयों में पहुंचा दे और टीचर को अवश्य बता दे कि एक्सपायरी डेट इसकी ये है, इससे पहले बच्चों को खिलाया जाए। हालांकि हमारे सारे शिक्षक वो अच्छे ढंग से उसको अवेयर हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो स्कूल लेवल पर हमें नहीं लगता सर किसी टीचर ने ऐसा किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकासनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित अपने विचार रखे। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों के लिए जनहित योजनाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। तो विकासनगर की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जनहित योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जब भारत वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, पूरे विश्व और पाकिस्तान को ये बता रहा है कि भारत अपने संप्रभुता की, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना बखूबी जानता है। मेरे देश की सैन्य ताकत का परिचय पूरे विश्व में देखा। मेरे देश की कूटनीति, मेरे देश की प्रतिबद्धता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साहसिक, सबल और अपने देश के लिए उठाए गए वो सभी कदम जो मेरे देश की सुरक्षा, मेरे देश के स्थायित्व, मेरे देश की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। 2014 से लेकर ये
भारत का जो वो समय था, वो एक तरह से भारत उस समय निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल शुरू हुआ। आज 11 वर्ष में संकल्प से सिद्धि तक हर क्षेत्र में किया हुआ कार्य हम में से किसी से नहीं छिपा है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से आप अपने देश की गरिमा को, अपने लिए गए सभी निर्णयों को पूरे विश्व भर में पहुंचाते हैं और अपने देश के साथ खड़े होते हैं। मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ। देहरादून का नगर निगम हाउस टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए तैयारी में है। जी हां, आपको बताते चले कि इस विषय पर बात करते हुए नगर निगम के उपनगर उपायुक्त ने गोपाल राम बिनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक विगत वर्ष में 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम के द्वारा वसूला जा चुका है। वर्तमान में नगर निगम के द्वारा 100 करोड़ का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज का चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें 100% टैक्स। खबर देहरादून से ही है, जहां पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के वार्षिक महाधिवेशन के में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन किया। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपको बताते चले कि आज अधिकांश कार्यक्रम सीएम ने निरस्त कर दिए हैं, तो वहीं डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ महाधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। खबर देहरादून से है, जहां पर MDDA की टीम के द्वारा विकासनगर ऋषिकेश में की जा रही अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून में लगभग 1.5 बीघा में की गई अवैध प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और इस दौरान वीरभद्र रोड निकट शिव मंदिर ऋषिकेश में किए गए अवैध 4 मंजिला भवन को भी सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की कृष्णानगर में अप्रैल 2021 में हैदर अली ने एक तरफा प्यार में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर निधि नाम की एक दलित युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी और जिसके बाद पुलिस ने हैदर अली और उसके साथी रिहान को गिरफ्तार कर लिया था और इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में हरिद्वार की अदालत में हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दोनों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है और इसके साथ ही तीसरे आरोपी का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। ये घटी थी कि मेरी बहन घर में अकेली थी और 3 मोमबन के लड़के आए थे। उन्होंने अचानक से दो ने तो गेट खुलवाया और तीसरे ने साइड से आके मेरी बहन की चाटा मार के वो अंदर ले गया। और अंदर जो घटना हुई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ। गला कटा हुआ था? हाँ, मेरी बहन का गला कटा हुआ था, पेपर कटर से गला काटा था उसने। और मेरी बहन ने इतनी हिम्मत करके कि उसे
कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद करने के बाद खुद आगे बाहर खड़ी हो गई थी, ब्लीडिंग चल रही थी, खून खून पूरी रोड पे था। लोगों ने देखा, देखने के बाद जो हमारे घर के मुंशी जी हैं वो मम्मी को लेके आए दुकान से, फिर मम्मी को लेके और बहन को लेके वो हॉस्पिटल गए, हेमंत हॉस्पिटल गए थे। रास्ते में डेथ हो गई। और फिर हेमंत हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया था वहाँ दिल्ली रोड सहारनपुर पे मेडिकल हॉस्पिटल के लिए। बस रास्ते में ले जा रहे थे, रास्ते में मेरी बहन ने दम तोड़ दिए थे। कृष्णा नगर टीचर कॉलोनी में मैं रहती थी और वहीं मैं दुकान पे गई हुई थी। मेरी बेटी अकेली थी घर में। उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं, मगर बाद में हमारा मकान मालिक का नौकर गया, उसने भी मुझे नहीं बताया, मगर वो प्रेस में मुझे लेके आया। मैंने देखा मेरी बेटी का गला कटा हुआ था और बाहर खड़ी हुई थी। कौन थे ये आरोपी, कौन थे? आरोपी तो सुनने में और ये हकीकत में ये पता चला था कि वो शाहपुर सफरपुर के रहने वाले थे, माउंटेन थे। अच्छा। जिसमें कि एक मेरे लड़की ने कमरे में ही बंद कर दिया था। मुझे बाद में पता चला जब कि मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी। तो डेथ हो गई थी बिटिया की यहाँ? हाँ, रास्ते में हो गई थी। 3 लड़के आए थे और घर में घुस के उन्होंने क्या किया था, कैसे गला काटा था? ये तो मतलब आए थे, दो ने सुना, दोनों ने गेट खटखटाया, कुंडा खुलवाया, उससे बात में लगाया। तीसरा किनारे से आया, उसके मुंह पे चाटा मारा, कुछ कहा सुना, हाथापाई वगैरह हुई। अदालत में मुकदमा चल रहा था, अब क्या डिसीजन आया है अदालत का? मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे संजीव वर्मा ने जितना हमारा साथ दिया। अब खबर रामनगर से है, जहां हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बताते चले कि तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर स्थिति गड़बड़ाती हुई नजर आई है। तो वहीं आपको बताते चले कि नाले का पानी जो है वो हाईवे पर आ गया। तेज बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन बरसाती नाले में भी पानी आ गया है, और जिसकी वजह से यह नाला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफान पर है। तो आपको बताते चले कि जहां उत्तराखंड में लगातार बीते दिनों की बात की जाए तो गर्मी से बेहाल था, तो वहीं अब कुछ दिनों से या आज की बात की जाए तो जैसे ही बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं अब नदी नालों के उफान पर होने से लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये रामनगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नाला बारिश के पानी के चलते उफान पर है और जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो यह रास्ता है वो पूरे तरीके से अव्यवस्थित हो चुका है, और साथ ही साथ नाले का जो पानी है वो सड़कों पर भी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और साथ ही साथ जो रास्ता है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए भी लगातार प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है और प्रयासरत है। पौड़ी जनपद के गुलदार प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाने के लिए अब ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से गुलदार टू डगड़ी कार्यक्रम के तहत इन दिनों स्कूली बच्चों को गुलदार से बचाने और उससे कैसे सचेत रहें इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इन कार्यशालाओं में उन इलाकों के स्कूली बच्चों को शामिल किया जा रहा है जिन इलाकों में गुलदार की जो सक्रियता है वो ज़्यादा रहती है। वहीं प्रशासन का यह भी दावा है कि इन कार्यशालाओं के जरिए मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो कोटद्वार में आपको बताते चले कि ये खास कार्यक्रम किया गया जिसमें वन्य जीवों से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिसको लेकर तमाम तरीके के परामर्श भी दिए गए। आपको बताते चले कि खास तौर पर इस कार्यक्रम में उन बच्चों की भागीदारी रही जिन इलाकों में खास तौर पर गुलदार का आतंक रहता है, जहां दहशत बनी रहती है, और किस तरीके से गुलदार से खुद स्वयं जो है रक्षा की जा सकती है, उससे बचाव किया जा सकता है। इन सभी बातों पर जो है
गहनता से चर्चा की गई और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आगे आने वाले दिनों में इस ट्रेनिंग को भी दिया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को इस बात के लिए सशक्त किया जाएगा कि यदि गुलदार आपके सामने आ जाए या फिर किसी तरीके की ऐसी असमंजस की परिस्थिति बन जाए तो किस तरीके से उस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है या फिर उस परिस्थिति को किस तरीके से नियंत्रण में लाया जा सकता है। आपको बताते चले कि वन्य जीवों से बचाव के लिए ट्रेनिंग के भी खास बंदोबस्त किए गए हैं और जिसमें प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत कोटद्वार में जिस तरीके से गुलदार का आतंक लगातार बना रहता है, उसमें कहीं काफी हद तक जो है उस पर प्रतिशत में कमी आएगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूकता के साथ साथ बचाव के जो तरीके समझाए जाएंगे तो उससे भी सावधानी बरती जा सकती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर लक्सर से है और जहां आज सुबह अचानक बदले मौसम ने दो परिवारों पर कहर बनकर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें कि तेज बारिश और गरज के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने हुसैनपुर और जैनपुर गांव में दो लोगों की जान ले ली है। तो वहीं आपको बताते चले कि भोली नामक महिला पर आसमानी बिजली गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य महिलाएं भी झुलस गई हैं और जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जैसे जैसे आज गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो कहीं जगहें ऐसी है जहां पर आपको बता दें कि लक्सर की बात की जाए तो वहां पर आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला, जहां पर दो महिलाएं आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरीके से झुलस गई और जिनकी मौके पर भी मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि कई अन्य लोग इस घटना के चलते झुलस गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिनका उपचार भी अभी जारी है। फिलहाल आपको बताते चले कि मामले में पुलिस की ओर से पूरे तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी शवों को आगे भेज दिया है और साथ ही साथ परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। तो जहां उत्तराखंड में कहीं गर्मी से बेहद लोग जो है परेशान हैं, तो वहीं बारिश भी अपना कहर बरपा रही है और बारिश के कहर के चलते ही आकाशीय बिजली यहां पर चमकी और जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया और जिसमें एक परिवार से दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दो अन्य महिलाएं बुरे तरीके से झुलस गई और जिनका उपचार अभी भी जारी है। खेत में आई थी काम के लिए, ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत होगी यहीं पर ही। जो दो महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। सर, इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुंच रहे हैं उनकी टीम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।